Hello everyone, myself Kavita and welcome back to all of you in my YouTube channel Economics EduPoint. ओके, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि डिमांड जो है हमारी उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली 8 फैक्टर्स थे जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जिनमें से फर्स्ट था प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो कि मेन फैक्टर था किसी भी डिमांड को अफेक्ट करने वाला। सेकंड था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। थर्ड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। फोर्थ टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस। Fifth, expectations of changes in the price in future. Sixth, size and composition of population. Seventh, season and weather. And eighth, distribution of income. So basically ये 8 फैक्टर्स थे, जिसमें से शुरू के जो 5 फैक्टर्स है वो हमारी इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स थे, और जो बाकी 3 फैक्टर्स है वो हमारी मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स थे। बेसिकली मार्केट डिमांड को ओवरऑल 8 के 8 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल डिमांड को सिर्फ शुरू के 5 फैक्टर्स ही अफेक्ट करते हैं। ओके, सो लास्ट क्लास में हमारा डिमांड के जो फैक्टर्स थे जो उसे अफेक्ट करते हैं वो ओवर हुए। सो आज हम कंटिन्यू करते हैं आगे डिमांड फंक्शन के साथ कि डिमांड फंक्शन क्या होता है। ओके, डिमांड फंक्शन shows a relationship between quantity demanded for a particular commodity and the factor influencing it। डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन क्या बताता है? डिमांड फंक्शन रिलेशनशिप शो करता है किनके बीच का? क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए पर्टिकुलर कमोडिटी, किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी बोलूं या गुड बोलूं, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड और जो उसको फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनके बीच के रिलेशन को वो बताता है, उसे हम कहते हैं डिमांड फंक्शन। ओके, डिमांड फंक्शन भी 2 टाइप्स के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। अब कमोडिटी कौन सी होनी चाहिए? कमोडिटी यानी गुड, कुछ भी बोल सकते हैं, कमोडिटी या गुड, कोई भी गुड, और उसको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स जो कि हमने फैक्टर्स पढ़े थे। अदर फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स थे? सीजन एंड वेदर हो गया, पॉपुलेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो गया, या इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनमें से कोई से भी फैक्टर्स जो है जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उस कमोडिटी को, उनके बीच के रिलेशन को कौन बताता है? डिमांड फंक्शन। ओके, अब डिमांड फंक्शन भी 2 टाइप्स के हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है कि जब किसी एक कंज्यूमर की विलिंगनेस या एबिलिटी की बात की जा रही है तो वो इंडिविजुअल डिमांड कहलाती है। वैसे ही इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है, अगर किसी एक कंज्यूमर की बात करी जाए तो वो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कहलाएगा, और वहीं अगर मार्केट में ऑल कंज्यूमर्स की बात करी जाए, जितने भी कंज्यूमर्स हैं मार्केट में उनकी बात की जाए, सो वो हमारा मार्केट डिमांड कहलाएगा। ओके, पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इट शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। ये रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में? इंडिविजुअल डिमांड और फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हमने जो 8 फैक्टर्स पढ़े थे, इंडिविजुअल की बात हो रही है, जिनमें से 5 फैक्टर्स जो थे बेसिकली जो हमारी इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं, सो उनके बीच का रिलेशन कौन बताता है? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है उनके बीच में। किसके बीच में? इंडिविजुअल डिमांड के बीच में और जो फैक्टर्स उस कमोडिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सो अगर मैं इसको एक्सप्रेस करना चाहूँ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को, तो किस तरीके से लिखेंगे? dx मीन्स डी यानी डिमांड और एक्स यानी कमोडिटी। कमोडिटी को हमने यहाँ एक्स मान लिया, तो मैं dx का मीन्स है डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, यानी कोई एक्स कमोडिटी है जिसकी डिमांड निकालनी है हमें, तो उसका फंक्शनल रिलेशनशिप कैसे लिखेंगे? इज इक्वल्स टू एफ यानी फंक्शनल रिलेशनशिप। कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे इसमें? शुरू के 5 फैक्टर्स। पहला px यानी प्राइस ऑफ द कमोडिटी, फिर pr प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नेक्स्ट y इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नेक्स्ट टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस, उससे नेक्स्ट f यानी एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंजेस इन द प्राइस इन फ्यूचर में जो प्राइसेस चेंज हो रहे हैं। हमने अपने 8 फैक्टर्स पढ़े थे जो कि क्या क्या थे? 8 के 8 फैक्टर्स क्या थे? फर्स्ट था प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो कि मेन फैक्टर था, जो कि अफेक्ट करता है डिमांड को। किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करने वाला मेन फैक्टर है प्राइस। देन सेकंड था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, थर्ड था इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फोर्थ था टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस, फिफ्थ एक्सपेक्टेशंस इन द चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, सिक्स्थ साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सेवेंथ सीजन एंड वेदर, एंड एट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो इनमें से जो शुरू के 5 फैक्टर्स है वो हमारे इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर है। तो हमारे जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की बात करी जा रही है तो वो
इसमें कौन कौन से फैक्टर आएंगे? शुरू के 5 फैक्टर, जिसमें अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि डिमांड फंक्शन किसे कहते हैं, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि डिमांड फंक्शन क्या है, देन आप बताओगे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन को। यहाँ आप इन टर्म्स को डिफाइन कर सकते हो वेयर करके, वेयर Px इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इस तरीके से आप सारे के सारे फैक्टर्स को बता सकते हो कि किसका मतलब क्या है। ओके, बेसिकली हमने ये 8 के 8 फैक्टर्स ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं, सो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं इनको समझने के लिए। ओके, नेक्स्ट फर्दर मूव ऑन करते हैं। मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है? इट शोज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। सो यहाँ पे अगर इंडिविजुअल की बात करी जा रही थी मार्केट डिमांड फंक्शन में, यानी मार्केट में जितने कंज्यूमर्स हैं उनकी बात करी जा रही है, ऑल ओवर द कंज्यूमर्स, ठीक है। तो उनके बीच में अगर रिलेशनशिप बताना हो, फंक्शनल रिलेशनशिप, तो वो मार्केट डिमांड फंक्शन कहलाता है। सो ये क्या शो करता है? फंक्शनल रिलेशनशिप शो करता है किनके बीच में? मार्केट डिमांड एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। हमने पढ़ा था कि 5 फैक्टर्स इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स और 3 मार्केट डिमांड को। बेसिकली मार्केट डिमांड को 8 के 8 फैक्टर सारे इफेक्ट करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल को ओनली 5 फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। सो मार्केट डिमांड को सारे फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड वाले भी और प्लस 3 फैक्टर्स और भी, यानी 8 के 8 फैक्टर्स हमारी मार्केट डिमांड को इफेक्ट करते हैं। सो मार्केट डिमांड यानी ऑल कंज्यूमर्स, जितने कंज्यूमर्स है मार्केट में सबकी डिमांड, और फैक्टर्स, जो ये फैक्टर्स है जितने 8 के 8 ये सारे जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मार्केट डिमांड को, ओके, किसी भी कमोडिटी की डिमांड को। सो उनके बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप कौन बताता है? मार्केट डिमांड फंक्शन। सो अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूं तो कैसे लिखेंगे? dx यानी डिमांड ऑफ कमोडिटी x इज इक्वल्स टू f यानी फंक्शनल रिलेशनशिप px प्राइस ऑफ गुड x, pr प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, y इनकम ऑफ द कंज्यूमर, t टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस एंड f एक्सपेक्टेशंस इन द चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। ओके, ये तो हमारे इंडिविजुअल को भी करते हैं, लेकिन मार्केट में 3 और भी है। ओके, तो PO यानी साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, S यानी सीजन एंड वेदर, एंड D मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सो ये 8 के 8 फैक्टर्स हमारी मार्केट डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं। सो मार्केट डिमांड फंक्शन इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम फर्दर मूव ऑन करते हैं कि डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व क्या होता है। ओके, समझते हैं आप डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व को। सबसे पहले डिमांड शेड्यूल क्या होता है? Demand schedule is a tabular statement showing various quantities of a commodity being demanded at various level of price during a given period of time. Demand schedule क्या शो करता है? वो एक tabular statement होती है, जिस तरह से हम टेबल शो करते हैं, जैसे हमने अपनी लास्ट क्लासेस में देखा था कि फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में हम टेबल शो करके हम अपने डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। उस तरीके से टेबुलर स्टेटमेंट को ही हम डिमांड शेड्यूल यानी टेबल फॉर्म में अपने डाटा को दिखाना। सो इसमें टैबुलर स्टेटमेंट क्या दिखाती है कि क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की कितनी कितनी क्वांटिटीज हम कंज्यूम कर रहे हैं, बीइंग डिमांडेड, कितनी क्वांटिटीज हम डिमांड कर रहे हैं एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस, और कितने कितने प्राइसेस पर ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पर हम किसी भी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी और किस प्राइस पे हम कंज्यूम कर रहे हैं, बेसिकली यही डिमांड शेड्यूल बताता है। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। ये बेसिकली रिलेशनशिप बताता है किसी कमोडिटी के प्राइस के बीच में और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। ओके, सो हमारा जो डिमांड शेड्यूल है ये भी 2 टाइप्स का है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। अगर एक कंज्यूमर की बात करी जाए तो हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से उसका डाटा शो करेंगे, एंड अगर ऑल कंज्यूमर्स की बात करी जा रही है मार्केट में, सो हम मार्केट डिमांड शेड्यूल से उसका डाटा को शो करेंगे। देन है नेक्स्ट डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है? डिमांड कर्व शोज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। जो हमारी टेबुलर स्टेटमेंट है उसको बाय ग्राफिकली शो करना, वो कहलाता है डिमांड कर्व। ओके, वो कहलाता है डिमांड कर्व। जब हम अपने डिमांड शेड्यूल को बाय ग्राफिकली शो करते हैं, सो वो कहलाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिमांड कर्व। तो सो डिमांड कर्व भी 2 टाइप्स का, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल कंज्यूमर की बात हो रही है तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनेगा, एंड अगर ऑल कंज्यूमर्स की बात हो रही है सो मार्केट शेड्यूल से मार्केट डिमांड कर्व बनेगा। सो सबसे पहले हम समझते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड कर्व को। देन नेक्स्ट हम समझेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व। यानी पहले हम इंडिविजुअल डिमांड का टेबुलर स्टेटमेंट बना रहे हैं,
एंड देन नेक्स्ट मैं उसको ग्राफिकली शो करूंगी। ओके, देखते हैं। पहले ले लिए हमने प्राइजेस, यहाँ ले लिए क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस रुपीज में एंड क्वांटिटी डिमांडेड यूनिट्स में। जब प्राइस 5 रुपीज था, जब 5 रुपीज किसी कमोडिटी का प्राइस था, तो उसकी क्वांटिटी हम कितनी कंज्यूम कर रहे थे? 1 यूनिट हम कंज्यूम कर रहे थे। जब प्राइस 4 हुआ, प्राइस 5 से 4 हो गया, अब उस कमोडिटी की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दी हमने, 1 से 2 कर दी, यानी 1 यूनिट बढ़ा दी। ओके, वहीं फिर प्राइस 4 से 3 हुआ, एक और कम हो गया प्राइस। ओके, तो हमने अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी, 2 से 3 कर दी। वहीं प्राइस 3 से 2 हुआ, हमने क्वांटिटी फिर 1 बढ़ा दी। फिर प्राइस कम हुआ, फिर हमने क्वांटिटी बढ़ा दी। मीन्स ये क्या शो कर रहा है कि हमारे जो प्राइस है और क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कैसा रिलेशनशिप है। इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। ये बेसिकली रिलेशनशिप ही शो कर रहा है, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है वो कैसा रिलेशनशिप शो कर रहा है? इनवर्स, कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। क्यों है? क्योंकि सीधी सी बात है, अगर किसी कमोडिटी के प्राइसेस हाई होते जा रहे हैं, प्राइस अगर बढ़ रहे हैं, तो हम क्यों उसको कंज्यूम करेंगे? उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? वहां पे क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। वहीं अगर उसके प्राइसेस डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, सो हम क्या करेंगे? अब कंजम्पशन बढ़ा देंगे उस कमोडिटी की यूनिट्स का, सो उसका क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। सो ये क्या रिलेशनशिप शो कर रहा है कि डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ओके, यानी अगर किसी कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते हैं तो हम उसकी डिमांड कम कर देंगे, कम कंजम्पशन करेंगे। वहीं अगर उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं किसी कमोडिटी के, तो हम उसकी डिमांड बढ़ा देंगे, जितना कंजम्पशन करते थे अब ज्यादा करेंगे। सो डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। प्राइस बढ़ेगा तो हम क्वांटिटी कम कर देंगे, और अगर प्राइस घटेगा तो हम क्वांटिटी बढ़ा देंगे उस कमोडिटी की। सो अब इस टेबल को हम इस ग्राफ पे लोकेट करते हैं और समझते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैसा बनेगा। तो एक्स एक्सिस में मैंने क्वांटिटी डिमांडेड ले ली है इन यूनिट्स में, एंड वाई एक्सिस पे प्राइस ले लिया है इन रुपीज में। 1 2 3 4 5 क्वांटिटी डिमांडेड एंड 1 2 3 4 5 प्राइस। ओके, जब प्राइस 5 था, 5 रुपीज प्राइस में हम एक क्वांटिटी डिमांडेड मतलब 1 यूनिट खरीदते थे उस कमोडिटी। सो 5 रुपीज प्राइस और 1 क्वांटिटी, एक पॉइंट ये हो गया। ओके, एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट है जब प्राइस 4 हुआ तो हम 2 यूनिट्स खरीद रहे हैं। जब प्राइस 4 तो 2 यूनिट्स खरीद रहे हैं। ओके, जब प्राइस 3 हुआ तो हम 3 खरीद रहे हैं। देन प्राइस 2 हुआ तो हम 4 यूनिट्स खरीद रहे हैं। उसके बाद प्राइस 1 हुआ तो हम 5 यूनिट्स खरीद रहे हैं उस कमोडिटी। सो हम डॉट्स हैं, अब इस डॉट से हम सीधा एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। सो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी इन पॉइंट से। ये हमारा डिमांड कर्व हो गया है डी यानी डिमांड कर्व। इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं P, Q, R, S एंड T। हमने देखा जो डिमांड कर्व है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन रहा है। कोई भी चीज डाउनवर्ड स्लोपिंग की होती है बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप। इनमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप था। सो इस वजह से जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। सो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी? प्राइस इज ऑन y एक्सिस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑन x एक्सिस। प्राइस y एक्सिस पे और क्वांटिटी डिमांडेड x एक्सिस पे। देन इट शोज इनवर्स रिलेशनशिप। ये क्या शो कर रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है किसके बीच में? बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कैसा रिलेशनशिप शो कर रहा है? ये इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। डिमांड कर्व इज
डाउनवर्ड स्लोपिंग, डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप। इस इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से जो डिमांड कर्व है हमारा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है इसका? फोर्थ, अ कंज्यूमर कंज्यूम्स 1 unit of a commodity when price is ₹5. When price decreases from ₹5 to ₹4, then he consumed 2 units of that commodity। मीन्स ये क्या शो कर रहा है कि इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में। जो प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं तो कंज्यूमर अपनी क्वांटिटी को बढ़ाता जा रहा है। वही प्राइस अगर 4 to 3 हो गए तो फिर कंज्यूमर ने 3 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। यानी प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, वही अगर प्राइसेस घट रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। तो कंज्यूमर वहां पे उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा उस कमोडिटी को, जब प्राइसेस कम होने लग जाएंगे उसकी। तो डिमांड कम हमारा यहाँ पे है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है बिकॉज क्योंकि यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में। वही हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन से इसको समझा। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व। ओके, अब समझते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल को। यहाँ मैंने प्राइजेस ले लिए 5, 4, 3, 2, 1। इस तरफ इंडिविजुअल डिमांड ले लिए, 2 हाउस होल्ड ए और हाउस होल्ड बी की, और यहाँ मार्केट डिमांड आएगी। मार्केट डिमांड आप किस तरीके से निकालेंगे? हमने 2 इंडिविजुअल डिमांड ले लिए, हाउस होल्ड ए की और हाउस होल्ड बी, दोनों की इंडिविजुअली ले लिए कि जब ₹5 प्राइस था किसी कमोडिटी का, एक कमोडिटी देख लेते हैं हम कोई सी भी जिसे दोनों ही हाउस होल्ड कंज्यूम करते हैं। जब उस कमोडिटी का प्राइस ₹5 था तो हाउस होल्ड ए उसकी 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा था, वही हाउस होल्ड बी उसकी 2 यूनिट कंज्यूम कर रहा था। जब प्राइस 5 to 4 हुआ तो हाउस होल्ड ए जो है उसकी 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, 1 से 2 बढ़ा दी, वही हाउस होल्ड बी 2 से 3 पे पहुंच गया। जब प्राइस 4 to 3 हुआ, मतलब 4 से 3 पे प्राइस चला गया यानी कम हो गया, तो हाउस होल्ड ए ने भी 1 यूनिट बढ़ा दी, 2 से 3 पे चला गया, और हाउस होल्ड बी 3 to 4 उसने भी 1 यूनिट बढ़ा दी। नेक्स्ट जब प्राइस 3 to 2 हुआ, फिर दोनों ने यूनिट्स बढ़ाई, ये 3 to 4 हो गया एंड ये 4 to 5। एंड लास्ट जब प्राइस 2 to 1 पे आया, देन उन्होंने फिर अपनी यूनिट्स बढ़ा ली 4 to 5 एंड 5 to 6। मतलब देखा जा रहा है कि जैसे जैसे प्राइसेस कम होते जा रहे हैं, दोनों ही हाउस होल्ड अपनी जो क्वांटिटी है उस कमोडिटी के लिए, क्वांटिटी डिमांडेड है, उसको बढ़ाते जा रहे हैं। सो ये इंडिविजुअल का डाटा है। अब हम इससे मार्केट डिमांड कैसे निकालेंगे? मार्केट डिमांड DA + DB, यानी डिमांड ऑफ हाउस होल्ड ए एंड डिमांड ऑफ हाउस होल्ड बी, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। सो डिमांड ऑफ हाउस होल्ड ए की अगर हम देखें, जब प्राइस 5 था तो 1 + 2, और बी की देखें तो 2, तो 1 + 2 = 3। सो मार्केट डिमांड क्या आ गई? जब प्राइस 5 था, ₹5 प्राइस था, तो हमारी मार्केट डिमांड उस टाइम पे कितनी है? 3 यूनिट्स। ओके, हमारी मार्केट डिमांड क्या है? 3। वहीं जब प्राइस 4 हुआ तो कितनी हुई दोनों हाउस होल्ड के मिला के? 2 + 3 5। जब प्राइस 4 हुआ तो 3 + 4 7। जब प्राइस 2 हुआ 4 + 5 9। एंड जब प्राइस 1 हुआ देन 5 + 6 11। सो हमारी मार्केट डिमांड ये होगी। तो अब इससे हम अपना मार्केट डिमांड कब लोकेट करते हैं? सो सबसे पहले हम दोनों हाउस होल्ड की इंडिविजुअल डिमांड कर्व को दिखाएंगे, देन हम मार्केट डिमांड कर्व को बनाएंगे। ओके, इंडिविजुअली अगर हम बात करें हाउस होल्ड ए की, तो जब ₹5 अभी हम हाउस होल्ड ए की बना रहे हैं यहाँ पे, देन हाउस होल्ड बी की, उसके बाद हम मार्केट डिमांड कर्व बनाएंगे। हाउस होल्ड ए का बनाऊं मैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व, देन जब ₹5 प्राइस था तो वो 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा था, 5 पे 1। जब प्राइस 4 हुआ तो 2। जब प्राइस
4 हुआ तो वो 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है। जब प्राइस 3 हुआ तो वो 3 कंज्यूम कर रहा है। जब प्राइस 2 हुआ तो वो 4 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। जब प्राइस 1 हुआ तो वो 5 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है। सो ये डिमांड कर्व हमारा ये बन गया हमारा DA, यानी डिमांड कर्व ऑफ हाउस होल्ड ए। इसी तरीके से हम हाउस होल्ड बी का बनाएंगे। जब 5 रुपीज प्राइस थे तो वो 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा था उस कमोडिटी की, सो 2। जब 4 हुआ तो वो 3 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा था। जब 3 हुआ तो 4 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा था। जब 2 हुआ तो 5 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा था। एंड देन 1 हुआ तो वो 6 कंज्यूम कर रहा था। ये हमारा बन गया डिमांड कर्व ऑफ हाउस होल्ड ए एंड ये बन गया डिमांड कर्व ऑफ हाउस होल्ड बी। अब हम बनाएंगे मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व, जब प्राइस 5 था तो ओवरऑल मार्केट में सारे कंज्यूमर्स की डिमांड कितनी थी मिला के 3। सो जब प्राइस 5 रुपीज था तो डिमांड कितनी थी, इस तरह डिमांड कितनी थी तब 3। जब प्राइस 4 हुआ तो मार्केट डिमांड कितनी हो गई 5। जब प्राइस 3 हुआ मार्केट डिमांड हो गई 7। प्राइस 2 हुआ मार्केट डिमांड हो गई 9। प्राइस 1 हुआ मार्केट डिमांड हो गई 11। सो ये हमारा बन गया मार्केट डिमांड कर्व। इसे हम लिख देते हैं DM, यानी मार्केट डिमांड कर्व। और हम देख रहे हैं जो डिमांड कर्व है, मार्केट डिमांड कर्व जो है वो इस फ्लैटर है, वो फ्लैटर देन डिमांड कर्व ऑफ हाउस होल्ड ए एंड डिमांड कर्व ऑफ हाउस होल्ड बी। हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व में देखा था वो बिल्कुल सीधा बन रहा था, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा था। लेकिन हम मार्केट डिमांड कर्व देख रहे हैं वो फ्लैटर बन रहा है, थोड़ा सा तिरछा बन रहा है, थोड़ा टेढ़ा फ्लैटर बन रहा है। देन DA टू DB मार्केट डिमांड कर्व जो है वो फ्लैटर बन रहा है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्राइस इज ऑन y एक्सिस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑन x एक्सिस। प्राइस को हमने y एक्सिस पे लिया एंड क्वांटिटी डिमांडेड को हमने x एक्सिस पे लिया। सेकेंड पॉइंट है, ये मीन्स क्या है, DA इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑफ हाउस होल्ड A एंड DB इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑफ हाउस होल्ड B एंड DM इज मार्केट डिमांड कर्व। DA यानी इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑफ हाउस होल्ड A, DB इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑफ हाउस होल्ड B एंड DM इज डिमांड कर्व। ओके। थर्ड पॉइंट है, मार्केट डिमांड कर्व इज ऑब्टेन बाय हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स DA प्लस DB। जो हमारा डिमांड कर्व निकल के आया है वो कैसे निकल के आया है, हॉरिजॉन्टल समेशन। हॉरिजॉन्टली अगर हम इनका समेशन करेंगे दोनों डिमांड कर्व्स जो कि DA प्लस DB यानी इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑफ हाउस होल्ड ए एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑफ हाउस होल्ड B, इन दोनों को हम हॉरिजॉन्टली समेशन करेंगे। हम इनको ऐड करते जाएंगे, जैसे यहाँ पे 1 प्लस 2 किया 3, तो 3 पॉइंट हमारा मार्केट डिमांड कर्व आ गया। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल समेशन से डिमांड कर्व ऑफ हाउस होल्ड ए एंड डिमांड कर्व ऑफ हाउस होल्ड बी की समेशन से हॉरिजॉन्टल हमारा जो है मार्केट डिमांड कर्व ऑब्टेन होगा। और मार्केट डिमांड कर्व जो है वो फ्लैटर है। और वो फ्लैटर क्यों है, मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर बिकॉज एज प्राइस चेंजेस प्रोपोर्शनेट चेंज इन मार्केट डिमांड इज मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इंडिविजुअल डिमांड। क्योंकि इंडिविजुअल डिमांड में अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे जो इंडिविजुअल डिमांड में अगर बात करें हाउस होल्ड ए की, तो जो प्राइस चेंज है इनकी डिमांड अलग है, क्वांटिटी डिमांड और इसकी डिमांड अलग है। इस वजह से जो हमारी मार्केट डिमांड है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसकी प्रोपोर्शंस में चेंजेस आ रहे हैं। किसकी वजह से, इंडिविजुअल डिमांड कर्व की वजह से। सो दैट्स वाई जो मार्केट डिमांड कर्व है वो फ्लैटर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोपोर्शन है इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स के दोनों हाउस होल्ड ए एंड हाउस होल्ड बी के, वो उनके प्रोपोर्शन में चेंजेस है। जब प्राइस चेंज हो रहा है तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज हो रही है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, सो क्वांटिटीज में चेंज है। दैट्स वाई जो हमारा मार्केट डिमांड है उसके प्रोपोर्शंस में भी चेंज आएगा और वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ना होकर थोड़ा फ्लैटर बनेगा। ओके।
आज हमने पढ़ा डिमांड फंक्शन क्या होता है। डिमांड फंक्शन के 2 पॉइंट्स पढ़े, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। नेक्स्ट हमने पढ़ा डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। शेड्यूल यानी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, जब हम टेबल के थ्रू किसी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो डिमांड शेड्यूल कहलाता है। वहीं अगर हम उसे ग्राफिकली लोकेट करते हैं वो डिमांड कर्व कहलाता है। इसमें 2 पॉइंट्स थे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। वही इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। टेबल एंड डायग्राम की हेल्प से ही हमने डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व के दोनों पॉइंट्स, इंडिविजुअल एंड मार्केट वाले दोनों पॉइंट्स को समझा। नेक्स्ट क्लास में फर्दर कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को आगे, जिसमें हम पढ़ेंगे स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके।